क्या अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? 111 लिखो जरा, 111 लिखो। उसका चैट को ये लो कर देना। क्या मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? 111 लिखो। आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू चल रहा था जिसकी वजह से ये क्लास नहीं लेट हो रही थी। थोड़ी देर रुके रहो जब तक कि हो न जाए। ठीक है, तो पहले तो मुझे कंफर्म करो कि क्या मैं लाइव हूं और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो। आज अभी सर, क्या मैं लाइव हूं? यस सर। एक्चुअली आज बहुत नेटवर्क इशू आया, यहाँ दिल्ली में बहुत बारिश हुई है और बहुत प्रॉब्लम में है। मैं पिछले 10 मिनट से लगातार कोशिश कर रहा था कि मैं लाइव आ जाऊं लेकिन ऐसा हो न सका, रीजन वाइल कि जो यहाँ का नेटवर्क इशू आ रहा था। लेकिन अगर फिर मैं लाइव हो गया हूं, मैं काफी कोशिश के बाद, तो यार फिर मैं क्लास शुरू कर दूं, क्योंकि अब जब फाइनली नहीं भैया, हम बताए, एक लोग लिख रहे हैं सर टाइम पे क्लास शुरू कीजिए। लल्ला वो आज नेटवर्क इशू नहीं, 13 मिनट तो लेट कभी नहीं होते, 1-2 मिनट की बात अलग है। नेटवर्क इशू की वजह से आज क्लास में बहुत दिक्कत हुई। बारिश सुबह से हो रही है दिल्ली में और दिक्कत कर गया आज इस वजह से। तो शुरू करें आज का ये विटामिन और डिजीज का जो लेक्चर है। ठीक है, डिजीज का लेक्चर कहो तो शुरू कर दिया जाए, ठीक है ना? तो सब लोग एक बार 111 कमेंट करो। इसका मतलब होगा कि वॉइस क्लियर है और ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है, मतलब 111। और आपके 111 कमेंट के बाद मैं आपके लिए क्या करूंगा कि जो ये हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो जहां तक मैं समझता हूं, आज हम लोग का लेक्चर विटामिन और डिजीज के ऊपर है। शुरू में मैं आपको बताऊं, मैं कुछ पॉइंट्स थियरी के रूप में आपको बताऊंगा, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो बहुत ध्यान से अब इसको देखिएगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से अब इसको देखिएगा। अब मैं आपके लेक्चर किसी तरह उसको कमेंट को रोकने जा रहा हूं, ठीक है ना? कमेंट को मैं रोकने जा रहा हूं। बिल्कुल, ये ऐसा लेक्चर है ना, तुम CGL, CHSL, MTS, GD कहीं कोई भी एग्जाम दो, वनडे एग्जाम, ये 1 नंबर देगा आपको। और जो पॉइंट मैं बोलूंगा उनको बहुत गौर से, बहुत केयरफुली ध्यान रखना। मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है ना? एक लड़का लिख रहा है, सुमन सर आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? भैया हम किसी को ब्लॉक नहीं किए, ब्लॉक किए होते तो तुम्हारा कमेंट ना आता, ठीक है ना? चलो, विटामिन। तो आज का लेक्चर है वरदान बैच में विटामिन। विटामिन शब्द को गढ़ा था या बताया था सबसे पहले सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने। सी फंक ने 1911 में विटामिन शब्द लाया। और 2 विटामिन, विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी और के को अगर छोड़ दो तो विटामिन को आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो। ये 2 ही विटामिन हैं जिनको आप क्या करते हो, शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं किया जाता। विटामिन डी और के लिए आपको दूसरे सोर्स, जैसे विटामिन डी तभी बनेगा जब सूर्य, मैक्सिमम विटामिन डी हमें थोड़ा बहुत सूर्य से और भी अन्य स्रोतों से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब तक लगभग 30 अलग अलग प्रकार के विटामिनों का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारे आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो है पहले ए, डी, ई और के, जो आपके वसा या फिर फैट में घुलनशील है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछता है तो उनको ध्यान देके, फैट में घुलनशील है, ठीक है ना? अगला पॉइंट, और पानी में घुलनशील, आप बी और सी को जानते हो, इस विटामिन को भी याद रखना, विटामिन पी, ठीक है ना? इसका केमिकल नेम होता है हेस्पेरिडीन। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं,
आप विटामिन पी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं सुनेंगे, जबकि एसएससी और रेलवे ने विटामिन पी को कई बार पूछा। हम लोग बस रटे होते हैं कि फैट सॉल्यूबल हैं ए, डी, ई और के, और वाटर सॉल्यूबल पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो वो हमारे लिए होता है कौन कौन सा, बी और सी, एक पी भी होता है, ठीक है ना, पी भी होता है। अगला पॉइंट विटामिन ए। अब जरा बारी बारी से देखते हैं इन विटामिन के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए को हम लोग केमिकल नेम रेटिनॉल है, और इसकी खोज मैककॉलम और डेविस ने की थी, लेकिन होम्स ने इसे अलग कर दिया। विटामिन ए को अलग अलग किसने किया था, बंटवारा किसने किया था, मतलब उसको ग्रुप में किसने बांटा था, तो होम्स ने। खैर, विटामिन ए की कमी से निक्टोलोपिया या रतौंधी रोग होता है, और जेरोफ्लामिया जैसी बीमारियां होती हैं। हम लोग अक्सर जो रटे रहते हैं, ये बीमारी कई बार पूछता है, जेरोफ्लामिया किसकी वजह से होता है, विटामिन ए। विटामिन ए आपके जो इसके स्रोत हैं, ये मिनिमम आपको आपके शरीर में 2 ml चाहिए, 2 मिलीग्राम। इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन ई के, सर गाजर, मछली के जिगर का तेल, ठीक है ना, मछली के जिगर का तेल, हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी, घी, मक्खन, टमाटर, पपीता, अमरूद आदि। लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज चले, लेकिन हर विटामिन में 2-3 बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। बी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली बी में बी से लेके B12 तक विटामिन है, तो उनमें जिनका जिनका केमिकल नेम पूछता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बी का केमिकल नेम B1 का थायमीन, और मैं इसमें इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी, चूंकि आपको ये रटा है इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आएंगे। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, ठीक है ना, B2 की वजह से ही गाय के दूध का रंग पीला होता है, विटामिन B2 की वजह से। गाय के दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से। अब ये पेपर में पूछा था, कई लोगों के जैसे होठों की बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा खुरदरी हो जाती है, लाल हो जाती है, इसका मतलब है कि वो B2 विटामिन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप गाय का दूध पिएंगे तो ये बात मान लो, देखो सुंदरता वाली भी बात हो गई। लड़कियों तुम लोग ध्यान से सुन लो, अगर आप लोग गाय का दूध पिएंगी तो आपकी स्किन खुरदुरी नहीं होगी, आपकी स्किन जगह जगह लाल नहीं हो जाएगी। मतलब दूध वगैरह पीना चाहिए गाय का, B2 इससे मिलता है, अच्छा स्रोत है। B3 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, पेंटोथेनिक एसिड, इसका मतलब B3 का तो है। हाँ, B5 का केमिकल नेम पूछता है, दैट इज नियासिन। B5, B4 के बारे में नहीं पूछता, इसलिए हमने चर्चा भी नहीं किया। पेलाग्रा B5 की कमी से होने वाला एक त्वचा रोग है, ठीक है ना। पेलाग्रा की पहचान डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा रोग है एक तरीके का, और डिमेंशिया मतलब आपके दिमाग के जो याद करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम के रूप में भी इसे जानते हैं। तो जरूर याद रखना कि B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग या फिर 4D सिंड्रोम रोग होता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम MBBS हो, तुमने MDA MS कर लिया है कि तुमसे एकदम घुस जाएगा विटामिन में, नहीं। 1 नंबर का पूछना है, वो यही छोटी छोटी बातें पूछेगा। अक्सर तो केमिकल नेम पूछता है। मैं जो शाम 7 बजे क्लास लेता हूं, रोज एक क्वेश्चन मैं विटामिन का करवाता हूं, रोज। तुम नोटिस कर लेना मेरा आज शाम 7 बजे आकर के, क्योंकि एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। अगला B7, इसका केमिकल नेम आपसे पूछेगा, बायोटीन, ठीक है ना, बायोटीन। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अब सच बताओ, ये तुम जान रहे थे कि इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है? जब आपके शरीर में दर्द होता है, तुम लोग नहीं कहते बड़ा शरीर टूट रहा है, बड़ा शरीर दर्द हो रहा है, तुम्हारे में B7 की कमी है इसलिए, ठीक है ना। इसकी कमी से ही आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। अब जरा समझना, B9 गोभी में ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, और इसलिए पत्तेदार सब्जी गोभी खाते रहना चाहिए। और मुंह में छाले, स्प्रू, B9 की कमी से। अक्सर कुछ लोगों को मुंह में छाले होते रहते हैं, तो भैया स्प्रू की कमी है। और देखो, इसको विटामिन HM भी कहते हैं, विटामिन M। अब देखो इधर इधर आ जाओ जरा,
B7 और B7 को हम लोग क्या कहते हैं? B7 को विटामिन H, B9 को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन M। यही सब बातें आपको ध्यान रखना है, जनरल बातें सब पकड़ के बैठा रहता है आपको। ये भी अगला, तो ये B9 को हम विटामिन M भी कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और आपको याद होता जा रहा है, लेकिन इसी लेक्चर को जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना एक नोट्स बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। खाली मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज को एक जगह लाने की कोशिश की है। अगला, B12 केमिकल नेम ही इसका पूछता है, साइनेकोबालामिन। ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है, ठीक है ना। ये एक मात्र ऐसा विटामिन है जो सब्जियों में नहीं पाया जाता। ये देखो, अब मान लो 4 विटामिन का नाम दे के पूछ दे, इनमें से सब्जियों में कौन? मैक्सिमम विटामिन सब्जियों में मिलते हैं, लेकिन B12 सब्जियों में नहीं मिलता। यह कोबाल्ट में, आपको कोबाल्ट युक्त भोजन लेने में मिलता है। खैर, B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, रीढ़ की हड्डी के क्षय से गति भंग होता है, जिससे पक्षाघात होता है, मतलब पैरालिसिस जैसी। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे पुराना ज्ञात विटामिन यही है, ठीक है ना। और याद रखना, खाना बनाते समय यह नष्ट हो जाता है। खाना बनाने पूछता है वह कौन सा विटामिन है जो खाना बनाने में नष्ट हो जाता है? विटामिन C, ठीक है ना। यह दूध, अंडे और ब्रेड में अनुपस्थित है। अंडा में खट्टापन रहेगा तो काम ही खत्म, दूध में खट्टापन रहेगा, ब्रेड में है। ये दूध, अंडे, ब्रेड में अनुपस्थित है। ये जो तुमको लग रहा होगा मेरे भाई कि ये मैंने ऐसे, ये तुम्हारी एग्जाम में पूछी हुई लाइन है कि वह विटामिन जो गर्म करने पर या खाना बनाने में नष्ट हो जाती है, C है वो, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, C की कमी से, ये तो आपको रटा है कि सर स्कर्वी रोग होता है, तो इस पे अब क्या ही बात करना। मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, वो विटामिन C। थोड़ा खट्टा उट्टा खाया करो। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D, इसके 2 प्रमुख रूप हैं। विटामिन D 2 भाग में है, एक D2, एक D3। D2 को हम लोग एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं और D3 को हम लोग कैल्को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आपके पेपर में ये एमटीएस वालों को पूछा था, और D3 ये एमटीएस है, ये CGL है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, पूछ दिया था किस विटामिन को हम एल्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और ऑप्शन में दिया था D, D2, D3, इनमें से कोई नहीं। कैल्सीफेरॉल से लोग ये तो क्लियर हो गए कि विटामिन D है, लेकिन D है कि D2 है कि D3 है कर नहीं पाए। आप क्लियर रहिएगा कि D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल का केमिकल नेम है, D3 कैल्को कैल्सीफेरॉल का केमिकल नेम है। अगले पॉइंट पे आएंगे। विटामिन D शब्द जो है, विटामिन D3 आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, न कि D2। तो जब आप सूर्य के प्रकाश में जाएं तो आपको क्या मिल रहा है? कोलाइको कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, कोलाइको कैल्सीफेरॉल। ये अगले पॉइंट पे आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से विटामिन डी में बहुत भरपूर होते हैं, बहुत कम खाद्य पदार्थ विटामिन डी देते हैं। वैसे सूर्य की रोशनी से D3 हम लोग को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डी का कमी पूरा करने के लिए दूध, सोया दूध, अनाज सहित फोर्टिफाइड उत्पादों के रूप में विटामिन डी मिल जाता है। अब तो मार्केट में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए वो सब गोलियां भी आती हैं, कैल्शियम सैंडोज वगैरह की, छोटे छोटे बच्चों को घरों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप धूप के संपर्क, अच्छा तुम अपना बॉडी चेकअप कराओ, निश्चित विटामिन डी कम होगा। बीच बीच में मैं आपको एक जनरल सलाह दे रहा हूं, केमिस्ट की दुकान पे जाके डॉक्टर से सलाह लेकर के, विटामिन डी का ना गोलियां आती हैं, हफ्ते में 1 खा लिया करो, महीने में 4, या 15-15, 20-20, जैसा वो सजेस्ट करे, जैसा जिसके में कमी। फिर साल भर के लिए विटामिन डी, तुम्हारे हड्डियों का दर्द नहीं होगा। जैसे लड़कियों में ये ज्यादा कम पाया जाता है, क्योंकि उनका थोड़ा धूप में निकलना और कम होता है। तो बेटा मेरी सलाह मानना, मेडिकल स्टोर पे ऐसी नॉर्मली ये 60,000 IAU की, या जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो उतना का ले करके 4 टैबलेट इसका खा लो, विटामिन डी कंप्लीट रहेगा। नहीं तो वही आपके विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, 2 डी, बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। देखो ये बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है ना, या ऑस्टियोपोरोसिस भी इसको कहते हैं। अगला,
विटामिन डी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल और यूवी प्रकाश द्वारा संश्लेषित होती है, इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन, या फिर इसे हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स या फिर सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरॉल, कई बार सिर्फ केमिकल नेम ही, या टोकोट्रिएनोल इसको कहते हैं। एक्चुअली ये आपके अगर शरीर के अंदर रहेगा तो आपके चेहरे पे, बॉडी पे दाग धब्बे नहीं रहेंगे, झुर्रियां नहीं रहेंगे। यही वजह है कि इस विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते। एक्चुअली तुम कोई क्रीम खरीदो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदो, उस पे विटामिन ई जरूर लिखा रहेगा। और दूसरा, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लड़कों में कम है या लड़कियों में, तो लड़के बाप नहीं बन पाएंगे, पिता नहीं बन पाएंगे, बाझपन आ जाएगा महिलाओं में। अगर ये महिलाओं में कम है तो वो मां नहीं बन पाएंगी, लड़कों में कम है तो वो पिता नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे शादी विवाह के बाद, जैसे कुछ लोग को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेडिकल चेकअप कराते हैं, तो कई बार विटामिन ई खाली कम होता है, तो फिर उनको गोलियां ओलियां दी जाती हैं, खा लो भैया विटामिन की गोली खा लो। या फिर वो गेहूं, जितनी भी अंकुरित फसल हैं, लड़की और लड़के, मेरे जितने स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनो, तुम लोग वो खाया करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें भविष्य में माँ और बाप बनना है, वो तो ठीक है, आप स्वस्थ भी रहेगा आपके चेहरे, चाहे लड़का खाए चाहे लड़की। इसलिए जैसे कुछ चीजें, जैसे मूंग हुआ, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, ठीक है, ये जो हैं अंकुरित वाले, अंकुरित, इससे ज्यादा विटामिन ई किसी में नहीं होता। तो मूंग, चना, सोयाबीन, ये सब जो होते हैं ना अंकुरित फसल, गेहूं, गेहूं को भी थोड़ा सा भिगो सकते हो तो भिगो लो, इतना सा, और खाया करो विटामिन ई, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें क्रीम या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 महीना तुम अंकुरित ये सब खा करके देखो, शरीर की कई कमियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छा सोचो हम क्या क्या बता रहे हैं। जानते हो जब एसएससी का सिलेबस होता है ना, उसमें साफ साफ लिखता है कि हम आपसे, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को जितना विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए उतने ही सिलेबस की अपेक्षा करते हैं। तुम देखना लिखा रहता है, तो यही सब तो अपेक्षा की जाती है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को एटलीस्ट इतना तो पता हो। अच्छा, विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन, मांसपेशियां, शोष, ये सब होता है, ठीक है ना। लगभग डेली 15 मिलीग्राम विटामिन ई जरूरी होता है। विटामिन के, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, इसकी कमी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है ना। इसकी कमी से, जैसे कहीं कट लग गया, अब लगातार बहता रहेगा, रक्त के थक्का जमने का जो औसत टाइम है वो 2 से 5 मिनट है, 2 से 5 मिनट औसत टाइम। अब सर विटामिन के शरीर के अंदर होता है तो ब्लड जम जाना चाहिए, क्यों नहीं जमता? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। शरीर के अंदर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उंगली कटे, कट लग जाए हल्का सा, 1-2 मिनट बाद फिर ब्लड आना बंद हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में। रीजन है कि आपको मतलब कि आपके अंदर विटामिन के है, नहीं है तो फिर लगातार बहता रहेगा। ये वाला विटामिन, ये विटामिन बी और सी के साथ क्या है? पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील, घुलनशील। ये आपके सीजीएल ने, रेलवे ने कई बार पूछा, आप में से कई को नहीं पता होगा। विटामिन पी, हेस्पेरिडीन, ठीक है ना, हेस्पेरिडीन। अगर विटामिन पी कम हो तो आंतरिक रक्तस्राव होता है, अंदर ही अंदर रक्तस्राव, जैसे कि ब्लीडिंग, पीरियड्स के समय महिलाओं में ज्यादा ब्लड आना, विटामिन पी की कमी है, ठीक है ना, विटामिन पी की। पुरुषों में, आप में अंदर ही पेट में जैसे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, फिर मल के माध्यम से, समझ रहे हो, डिसेंट्री हो गई। अब आपको क्या कि आपको ये विटामिन पी की कमी है आपके अंदर, आंतरिक रक्तस्राव, नाक में से अचानक ब्लड आने लगा, नहीं यही है ना इंटरनल ब्लीडिंग, मुंह से हल्का कभी ब्लड आ रहा है, ये सब है आपके आंतरिक रक्तस्राव। तो याद रखिएगा कि विटामिन पी का स्रोत हरी सब्जियां हैं और खट्टे फल हैं, खाया करो, ठीक है। अब सोचो कि सब फायदेमंद है, अच्छा है। मानो रोग, देखो रोग में मैं तुम्हें बताऊं, पहले तो ये लाइट बंद करना पड़ेगा यार,
कहां से बंद होगा, ये ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट कम करना जरूरी था, ये लाइट आंख पे भी चमक रही थी। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज में मैं आपको बताऊं, मैंने रोग का नाम, रोग के कारण और प्रभावित अंग, इसमें तुमको सिर्फ इतना करना है, जैसे ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये इंग्लिश में भी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं है, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तुमसे ऐसे पूछेगा ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का नाम बताइए और कौन सा अंग प्रभावित है। सेम चीज इंग्लिश में कि टीबी या क्षय रोग, क्षय रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है। मैंने पूरा डिप्थीरिया किस कोरिनी बैक्टीरियम की वजह से किसको प्रभावित करता है, पूरा हिंदी इंग्लिश में लिखा हूं पूरा, कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कौन कौन से। अब देखो यहां पे आ जाएगा, जैसे अभी बैक्टीरिया कहीं चल रहे हैं, अब आपके ये आके आ गया आपके जीवाणु जनित टाइफाइड रोग का नाम, जीवाणुओं से होने वाले, ये मैंने पूरा आपको ये पूरी लिस्ट दे दी है। अब देखो वायरस से होने वाली बीमारियां, कि जैसे चेचक है, सामान्य जुखाम है, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया। अब ये वायरस वाली सारी चल रही है, ठीक है, ये मैं पीडीएफ। उसके बाद अगर आप देखें तो इसी तरीके से मैंने देखो पूरा का पूरा मैंने दिया है, कृमियों से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, मैंने सब इसके अंदर आपको दी है। कवक, जैसे अब देखो फंगस से होने वाली बीमारी, ठीक है ना, फंगस से होने वाली बीमारी, और उसको इंग्लिश में तो डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा डिजीज फंगस से होता है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आपके मैंने कमेंट ओपन कर दिए, अब चलो जरा प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है ना, अब चलो प्रैक्टिस करो मेरे साथ, अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है ना, चलो प्रैक्टिस करो। विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए। सर रेटिनॉल, ठीक है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। अगला, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो बी1 का रासायनिक नाम है ए। अच्छा, बी7 को हम किस नाम से जानते हैं, और बी9 को अब ये भी बताए थे, बी7 को हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं, और बी9 को हम लोग विटामिन एम भी कहते हैं ना, बताया गया था ना। अगला, टेटनस या टिटनस होना चाहिए, टिटनस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, टिटनस, सर टिटनस होगा तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, वायरस, सर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये तो बैक्टीरिया से होता है। वायरस सर इन्फ्लुएंजा। अगला, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं, लेकिन विटामिन और डिजीज से रहते जरूर हैं। तो हेपेटाइटिस बी ऑप्शन, यकृत को। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, पायरिया नहीं सर, ये तो प्रोटोजोआ से, वायरस कोई बीमारी नहीं है सर, टाइफाइड ही है। अगला, सिफिलिस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, बताओ। वो ऑप्शन हड्डियां प्रभावित होती हैं, नर्वस सिस्टम, या वो ऐसे नहीं आया, इस तरीके से आ गया ए बी सी डी, तो सर सी ऑप्शन, मतलब आपका त्वचा नहीं प्रभावित होता, आपकी हड्डियां नहीं, आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सी। अगला, एड्स का कारण कौन सा वायरस है, थोड़ा ऑप्शन लिखने में यहां दिक्कत हो गई है, एचआईवी या हेपेटाइटिस या कोरोना या मिजल्स। तो सर जाहिर सी बात है एचआईवी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वो लिखने में थोड़ा ऐसे हो गया है, मैं ये पीडीएफ सही करवा के दे दूंगा, मतलब प्रॉपर ऑप्शन आपके सामने आएगा। अभी प्रैक्टिस कर लो। अस्थमा किस अंग से संबंधित है, अस्थमा, सर अस्थमा का संबंध फेफड़े से है, फेफड़े में ही अस्थमा होता है। चेचक से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, चेचक, सर चेचक में तो त्वचा ही प्रभावित होती है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो ये प्रॉपर एबीसीडी लिखा होगा, वो जल्दी जल्दी में नहीं हो पाया मुझसे। पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है, पोलियो वायरस, तो पोलियो वायरस प्रभावित करता है आपके किसको, पेशियों को, मसल्स को, पोलियो में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, तो बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बी1 थायमीन है,
ठीक है ना, B12 साइनोकोबालामिन है, B6 पायरोडॉक्सिन है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है? मलेरिया नहीं, बैक्टीरिया द्वारा सर ये होता है ट्यूबरकुलोसिस। भाई टीबी है ना, क्षय रोग है ना, इसको यक्षमा भी कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, इसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, इसको हम लोग यक्षमा भी कहते हैं, यक्षमा। एक बात, मेरे पेट बैच के जितने लोग हो, 1 महीना तक सुबह 8 AM की एसएससी अड्डा की क्लास और शाम 7 PM की एसएससी अड्डा की क्लास मत छोड़ना। 1 माह तक मैं लिख के कह रहा हूं, जितना तुम लोग यहां पढ़ ले रहे हो, मैं यहां खूब सारा कवर कराता रहूंगा। और मैं अपने वरदान बैच के स्टूडेंट्स के लिए खास करके कह रहा हूं, वरदान वालों के लिए मैं यहां पे स्पेशल क्वेश्चन लेकर के जाऊंगा। तो प्लीज ये क्लास कभी मत छोड़ना जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो ठीक है सर, ये हो गया। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? सर इन्फ्लुएंजा तो सर फंगस के कारण, इन्फ्लुएंजा प्रोटोजोआ, इन्फ्लुएंजा फंगल डिजीज नहीं है ये। बताओ इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है ना, वायरस के। फंगस के कारण होने वाला एथलीट फुट रोग है, बाल्डनेस है, दाद है, खाज है, ये सब ये वायरस के कारण होता है। आंसर के ऊपर मत जाना। अगला, खसरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? मीजल्स। जब आपको मीजल्स डिजीज हो तो कौन सा? सर मीजल्स में आपके क्या प्रभावित होगा? तो त्वचा और श्वसन प्रणाली। अगला, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। देखो ये नहीं होगा, ये ए का हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल डी का हो जाएगा और टोकोफेरॉल ई का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। अगला, मलेरिया का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? मतलब किस प्रति? तो प्लाज्मोडियम गार्डिया सर मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम। अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ये तो होगा नहीं, इन्हीं दो में सोच लो। सर B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन B2 है। विटामिन B7, इसी विटामिन को हम लोग विटामिन H भी कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसी विटामिन को और क्या कहा जाता है? विटामिन H कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है बायोटीन। हैजा से शरीर का कौन सा अंग, कॉलरा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सर आंतें, इंटेस्टाइन प्रभावित होती हैं। अगला, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? सर B9 को ही हम लोग विटामिन M कहते हैं, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी, फोलिक एसिड। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है B12 का। जो लोग लेट आए हो जान लो कि ये पहले मैं थियरी पढ़ाया हूं, फिर विटामिन और डिजीज का प्रैक्टिस करा रहा हूं। सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। कॉल्की कैल्सीफेरॉल और आर्गो वाला क्या हो जाएगा? D2। ये कौन सा है? D3 है, ये D3 और आर्गो कैल्सीफेरॉल ये आपके D2 है। याद है ना कि विटामिन डी भी 2 प्रकार का है, कॉल्की कैल्सीफेरॉल और आर्गो। तो जो आर्गो है वो D2 है और ये D3 है, ठीक है ना। अलगा, विटामिन ई टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ये भी तो इसको कहते हैं। अगला, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? एपिलेप्सी। सर मिर्गी का संबंध है मस्तिष्क से। विटामिन के का केमिकल नेम? विटामिन फिलोक्विनोन या नेप्थो, क्योंकि ये बी है, ये ई है, ये डी है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? गाजर, ठीक है ना, गाजर है। अगला, बस इतना ही। अच्छा आप मेरी बात सुनो, तुम लोग कुछ वरदान वाले बैच के बच्चों को बताओ। आज ये लास्ट क्लास है, बट नहीं है, लास्ट क्लास के बावजूद मैं बताऊं, वरदान बैच के बच्चों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं वरदान वाले, आप ध्यान से सुनो। जैसे ही 1 सितंबर शुरू होगा, मैं YouTube के ऊपर 7 से 8 वाले टाइम में डेली ये प्रयत्न करूंगा कि आपको, ये मेरा वचन नहीं है कि ऑफिशियल भी नहीं, ये मेरा एक कोशिश होगा, 7 से 8 वाली क्लास में आपके लिए अक्सर एक द 10 मिनट शो करूं। कभी GI टैग के ऊपर कर दूं,
कभी बुक एंड ऑथर के ऊपर कर दूं, कभी आर्मी एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन 1 सितंबर के बाद मैं इस पे प्लान करूंगा, 2-4 दिन लगेगा, 2-4 दिन लगेगा। तो ये मैं जरूर करूंगा आपके लिए, ताकि आपका करंट वाला पोर्शन टॉपिक वाइज कवर हो। प्लस करंट वाला पोर्शन सुबह 8 बजे मैंने जो मुहिम छेड़ी है उसमें जरूर शामिल रहिए। पिछले 12 माह का करंट अफेयर 30-30 क्वेश्चन करके मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो यहां पे मैं आपके करंट अफेयर का खेल खत्म करूंगा, यहां पे मैं जीएस का करूंगा, और यहां पे मैं आपका टॉपिक वाइज जीएस और करंट अफेयर करूंगा। तो YouTube की क्लास मत छोड़िएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, आपका सिलेबस जो मैंने स्टडी प्लान में दिया था वो सारा कंप्लीट किया हूं। तीसरी बात, कभी हो सकता है मेरे बोलने की वजह से आपको कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूं। चौथी बात, वरदान में पढ़ाया गया हर एक टॉपिक अपने आप में बेमिसाल है, तुम उठा के देख लेना। अगर मैंने वरदान में 15-18 टॉपिक पढ़ाए हैं तो वो 15 से 18 नंबर हैं। हो सकता है सब टॉपिक से ना आवे, लेकिन 8 से 10 नंबर वरदान आपको देगा ही देगा, ये बात याद रखिएगा। और मेरा कहा मान लीजिएगा, शाम को 7 से 8 की क्लास मत छोड़िएगा। और जब मैं शाम 7 से 8 की क्लास में मैं वरदान वालों का 3-3 4-4 बार नाम लेता हूं कि वरदान वालों आंसर करो, वरदान वालों आंसर करो, तो आंसर किया करिए, ठीक है ना। बाकी मुझसे अगर पढ़ाने के दौरान कभी कोई गलती से आपको मैंने डांट दिया हो, कुछ भला बुरा बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मेरा वरदान बैच मेरे सबसे करीब होता है, मैं सबसे ज्यादा वरदान पे ही केयरफुल रहता हूं कि भाई वरदान मेरी जिम्मेदारी है, तो ये है, ठीक है ना। बाकी और आप लोग जो जो कमेंट कर रहे हो, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कोई कह रहा है नेशनल पार्क पढ़ा देना सर, यही कह रहे हो ना। कोई कह रहा है, एक बात तुम लोग को एक रास्ता बताता हूं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने का मन है, ठीक है ना। जो मैं 7 से 8 वाली क्लास लेता हूं उसके कमेंट बॉक्स में आप जा करके वरदान लिख करके, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी में, वो टॉपिक लिख देना। और ये कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं, तो जब मैं, जैसे मान लो किसी का मन है कि सर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर एमटीएस के बीच में एक दिन सर जीआई टैग पढ़ा दो, तो तुम सिर्फ अपने नाम के आगे वरदान लिखना और ये नाम लिख देना। अब मान लो कल 50 स्टेट आ गए, तो मैं एक ही दिन में तो पूरा नहीं कर दूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं पूरी कोशिश होगी कि 1 से 30 सितंबर में तुम्हारा लिखा हुआ टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे देखो अभी एक स्टूडेंट लिख रहा है कि सर हिस्ट्री के सभी वंश पढ़ा दीजिए। कई बार शाम को 7 से 8 में मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दूंगा। तो याद रखना, अगर मेरे वरदान बैच के किसी स्टूडेंट को मुझसे कोई जरूरत है तो शाम 7 से 8 जो मैं एसएससी अड्डा यूट्यूब पे क्लास लेता हूं, उसके कमेंट बॉक्स में वरदान लिख करके वो टॉपिक या वरदान लिख के वो बात लिख देना, मैं जरूर आपसे वो सुन लूंगा, ठीक है ना, मैं जरूर कर लूंगा, ठीक है ना। तो बस अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सभी के कमेंट ले नहीं पा रहा हूं, इसलिए क्षमा करिएगा। बहुत लोग लिख रहे हैं सर मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, लेकिन लल्ला ये संभव नहीं है, ठीक है ना, कि मैं हजारों स्टूडेंट हैं यार यहाँ पे। तो आपके माता पिता को प्रणाम, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे ही। जय हिंद, जय भारत।